चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जनाब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और डीसी मोटर का चैप्टर है आपका ये। इसके भी कुछ सवालात के ऊपर जो है वो हम गुफ्तगू कर लेते हैं। एमसीक्यूज ही है ये, तो थोड़ा सा डिटेल में बात हो जाएगी। बोलते हैं डायग्राम शोज अ सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर, और ये कहा जाता है कि अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर रिवर्सेस द करंट इन द कॉइल एज द कॉइल रोटेट्स। अच्छा, मैंने आपको स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर से रिलेटेड एक बात ये बताई थी कि जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन क्रॉस करता है तब डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लिप होता है। करंट फ्लिप्स when the coil crosses the vertical position। ठीक है, आपसे वो पूछते हैं the coil is rotated 360 degrees from the position shown। इस पोजीशन से 360 डिग्री उसे रोटेट किया जाता है, तो मतलब जिस पोजीशन पे है वापस घूम के वहीं आ जाएगा ना। 360 डिग्री रोटेशन का मतलब ये है। Now they ask you how many times is the current in the coil reversed। कॉइल के अंदर करंट कितनी मरतबा रिवर्स हुआ। अब देखिए, हमें ये पता करना है कि कॉइल वर्टिकल पोजीशन से कितनी मरतबा गुजरे, कि हमें पता है कि वर्टिकल पोजीशन से जब भी कॉइल गुजरेगा करंट कॉइल के अंदर फ्लिप हो जाएगा। स्प्लिट रिंग यही काम करता है कि वर्टिकल पोजीशन से जब आपका कॉइल गुजरता है वो करंट को उसमें फ्लिप कर देता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये कॉइल 360 डिग्री रोटेट करता है तो ये वर्टिकल पोजीशन को कितनी मरतबा क्रॉस करेगा। What do you guys suppose? How many times would it cross the vertical position? ठीक है मुजम्मिल, ठीक है मुर्तजा। मुजम्मिल 360 डिग्री में 4 मरतबा कैसे क्रॉस करेगा? 2 मरतबा क्रॉस करना चाहिए ना उसे वर्टिकल पोजीशन को। एक दफा जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ होगा, एक जगह जब वो 270 डिग्री का एंगल बनाया हुआ होगा, सिर्फ 2 मरतबा ही तो वर्टिकल क्रॉस हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास जो इसका आंसर होगा वो बी होगा। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम इसका। क्वेश्चन 2 ये कहता है a DC motor consists of a coil of many turns rotating in a fixed magnetic field. The coil is connected to a DC supply through a split ring commutator. Some changes are made one at a time. DC सप्लाई को रिवर्स किया गया है, मतलब बैटरी पलट के लगा दी गई। Coil is turned before switching on so that P starts on the right and Q starts on the left. Coil को एक दफा 180 डिग्री घुमा दिया गया, उसके बाद जो है वो स्विच क्लोज किया गया करंट भेजने के लिए। पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिवर्स कर दिए गए, जहां नॉर्थ है वहां साउथ लाया गया, जहां साउथ है वहां नॉर्थ ले जाया गया। और द टर्न्स ऑफ द कॉइल आर आल्सो इंक्रीज्ड इन नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया गया। But then how many of these changes make the coil rotate in opposite direction? इनमें से कितने तरीकों से आप ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है करंट को रोटेट करवा सकेंगे? ऐसा कौन कौन सा मेथड आपको नजर आ रहा है जिससे कॉइल उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा? अब देखो, इस सवाल का जवाब देने के लिए आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में सोचिए। जब आप FBI अप्लाई करते थे तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स थी वो 2 बातों पर डिपेंड कर रही होती, करंट कहाँ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि यही 2 वाहिद ऐसी चीजें हैं जिनकी अगर आप ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे तो कॉइल पे लगने वाली फोर्स चेंज हो जाएगी, और नतीजा ये होगा कि कॉइल अगर क्लॉकवाइज घूम रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पलटने से और एक करंट की डायरेक्शन पलटने से आपको मूवमेंट किसी और डायरेक्शन में मिल सकती है। सही है? तो यहाँ पे हमने करंट की डायरेक्शन फ्लिप कर दी, और जो कैसे होगी, बैटरी को फ्लिप करके, और दूसरा मैग्नेटिक पोल्स को रिवर्स करके। तो हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे आ गए जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपने डायरेक्शन और रोटेशन को फ्लिप कर सकते हैं। अब आते हैं पार्ट 3 में। बोलते हैं AC सप्लाई इज कनेक्टेड टू अ वायर स्ट्रेच बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। अच्छा, वायर लगाया और उसे AC सप्लाई जोड़ दी। AC सप्लाई का मसला सारा ये है कि वो करंट की डायरेक्शन को बार बार फ्लिप कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे पूछते हैं इन विच वे विल द वायर मूव, वायर किस तरह से मूव कर रहा होगा। तो देखिए, सिचुएशन ये है कि कभी करंट ऐसे जा रहा होगा ट्रेवल करते हुए कॉइल
के अंदर, उस वायर के अंदर, तो कभी करंट इस तरह से आ रहा होगा। अब सारा ये है कि भाई करंट की डायरेक्शन चेंज होने से कॉइल पे लगने वाली फोर्स या इस वायर पे लगने वाली फोर्स चेंज हो जाएगी, और फोर्स चेंज होने से अगर वायर ऊपर की तरफ जा रहा था तो नीचे आ जाएगा, नीचे जा रहा था तो ऊपर आ जाएगा। अब क्योंकि ये एसी सप्लाई है तो करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली फ्लिप हो रही होगी, करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली फ्लिप हो रही होगी। इसकी वजह से कभी फोर्स ऊपर लगेगी वायर पे, सही, मतलब कभी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी वायर के ऊपर, कभी फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगी वायर के ऊपर। तो वायर कभी ऊपर जाएगा, वायर कभी नीचे आएगा। तो जो वायर है वो इस तरह से वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देगा, वर्टिकली अप एंड डाउन कह लो कि ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। कभी फोर्स ऊपर आई थी, कभी फोर्स नीचे आई थी, जिसकी वजह से आपके पास जो मूवमेंट है उस कॉइल की वो वर्टिकल डायरेक्शन में अप और डाउन होना शुरू हो। इस बात में अगर किसी को कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो वो मुझसे पूछ ले, भी समझा देता हूँ उसे। मुजम्मिल देखो, वायर के अंदर जो करंट है ना उसको हमने एसी सप्लाई दिया हुआ है, वायर को एसी सप्लाई से कनेक्ट। एसी सप्लाई का मसला ये है, एसी सप्लाई में करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली फ्लिप होती है। कभी करंट, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे एंड को बोल दूं, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरा बी है, तो कभी करंट ए से बी जा रहा होगा, कभी बी से ए आ रहा होगा। अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक अगर करंट की डायरेक्शन पलटी जाए तो कॉइल पर लगने वाली फोर्स चेंज हो जाती है। तो कभी करंट एक तरफ जा रहा है, कभी करंट दूसरी तरफ जा रहा है, नतीजा क्या होगा कि कभी फोर्स ऊपर लगेगी, कभी फोर्स नीचे लगेगी। तो वायर जो है वो ऊपर की तरफ कभी मूव करेगा, कभी नीचे की तरफ मूव करेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें जो लॉजिक आपको यूज करनी पड़ेगी आंसर देने के लिए वो ये है कि भाई लाइक करंट्स अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक करंट्स रिपेल करते हैं। मैंने आपको बताया था करंट्स में मामला उल्टा होता है, लाइक करंट्स अट्रैक्ट करेंगे और अनलाइक करंट्स आपके पास रिपल्जन कॉज करेंगे। तो वो पूछ रहे हैं विच टू पेयर्स ऑफ लेंथ ऑफ वायर अट्रैक्ट विद ईच अदर। 4 वायर्स हैं जे के एल एम, कौन से दो पेयर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे? अट्रैक्शन के लिए करंट लाइक होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए। इसके लिहाज से जो ऑप्शन बनेगा वो क्या होना चाहिए भाई? बिल्कुल मुजम्मिल साहब, सही जवाब, दुरुस्त जवाब है आपका। जे और के एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, एल और एम भी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए, बल्कि करवाई देता हूँ उसके बाद फिर आगे मुश्किल सवालों पे करवाऊँ। The diagram shows a DC motor. Why is a split ring commutator used? Split ring commutator का पर्पस क्या होता है? सही, अभी हमने बात की थी स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के पर्पस के ऊपर, क्यों क्यों लगाया जाता है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। तो आप जरा ऑप्शंस पढ़िए और मुझे बताइए कि व्हाई डू यू थिंक वी अटैच अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। बिल्कुल मुजम्मिल साहब, बाकी भी जवाब दीजिए। मुर्तजा, लाइबा, मलिहा,
मरियम, अगर आपको आता है तो आप जवाब दे सकती हैं, अगर नहीं आता तो कोई मसले की बात नहीं है। हाँ भाई, ठीक है मलिहा। बाकी लाइबा, अगर जवाब नहीं आ रहा तो बता दो सर, नहीं अंदाजा हो रहा, पता नहीं है। बिल्कुल इसका आंसर बी है, क्योंकि अभी हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन को क्रॉस करता है तो उसके अंदर चलने वाला करंट फ्लिप हो जाता है। तो यहाँ पे द कॉइल, इसमें जो ऑप्शन था कि स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या करता है, इट चेंजेस द करंट इन द कॉइल एज द कॉइल पासेस द वर्टिकल पोजीशन। कि जैसे कॉइल वर्टिकल पोजीशन को क्रॉस करेगा, आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो उसके अंदर फ्लिप हो जाएगा। अब मैं एक सवाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा रीड कर लें, हो सकता है कि इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मसला नहीं है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे आंसर्स आए। आपके पास ऑपोजिट करंट्स थे, मतलब अनलाइक करंट्स थे। अनलाइक करंट्स आपको पता है रिपेल करते हैं, सही। तो अगर अनलाइक करंट्स रिपेल करते हैं, सबसे पहले तो आप राइट हैंड ग्रिप रूल लगा के, सही, राइट हैंड ग्रिप रूल लगा के आप पता कर सकते थे कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या होगी। राइट हैंड ग्रिप रूल को करंट बोल लो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो थंब जो था वो आपको याद होगा करंट प्रोवाइड करता था, और कर्ल ऑफ फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड देते थे एक बार के केस में। तो अगर ऑप्शंस देखिए कि भाई क्रॉस का मतलब ये है करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो अगर मैं थंब को अंदर की तरफ पॉइंट करूँ तो फिंगर्स को क्लॉकवाइज कर्ल होना चाहिए, और अगर मैं थंब को बाहर की तरफ पॉइंट करूँ तो फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल होना चाहिए। ठीक है, एक दफा में क्लॉकवाइज और एक दफा में एंटी क्लॉकवाइज। तो ए ऑप्शन तो सही नजर आता है, लेकिन ए में फील्ड्स कंबाइन करके नहीं बनाई हुई। वो उस वक्त ठीक होती है अगर ये वायर्स दूर दूर होते एक दूसरे से सेपरेट हुए तो, लेकिन आप उन दोनों को करीब ला चुके हो तो इनकी फील्ड्स मर्ज हो जाएंगी। फील्ड्स मर्ज होने की वजह से जो आंसर आएगा वो सी आएगा। इनकी फील्ड्स कंबाइन हो जाएंगी, और कंबाइन होके एक आपके पास कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होकर सामने आ रही है। मुजम्मिल डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अनलाइक करंट ये रिपेल करते हैं, इनकी फील्ड लाइंस कंबाइन थोड़ी होंगी। आगे बढ़ते हैं भाई। 9,
इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या अप्लाई करना पड़ेगा आपने जरा। तो कोशिश कीजिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के जज करने की कोशिश कीजिए कि फोर्स कहाँ पे मिलेगी। थोड़ा सा हाथ वाथ टेढ़ा करने की कोशिश कर लेना, या अगर ज्यादा मसला हो रहा हो तो मोबाइल घुमा लेना या लैपटॉप घुमा लेना। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल होगा इसमें। फोर्स हम बताता था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर और करंट आपका सेकंड फिंगर। अच्छा भाई देख लेते हैं मुजम्मिल साहब। हाँ हाँ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो मुजम्मिल, राइट हैंड तो यूज नहीं कर रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है, राइट साइड पे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। करंट बाहर की तरफ आ रहा है। बिल्कुल मुर्तजा, बेहतरीन जवाब, करेक्ट आंसर है आपका। मलिहा लाइबा, आपने अप्लाई किया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? लाइबा बी की डायरेक्शन में तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ना। मुजम्मिल देखो इसमें अपने फर्स्ट फिंगर को बी की डायरेक्शन में पॉइंट करो, फर्स्ट फिंगर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होती है ना फर्स्ट फिंगर, तो वो नॉर्थ से साउथ जा रही होगी, तो इसे बी की डायरेक्शन में आप पॉइंट करो। करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, जो वायर आ रहा है ना, वायर जो आ रहा है आपका बाहर की तरफ, यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है करंट, ऐसे ट्रेवल कर रहा है करंट, ये करंट है। तो सेकंड फिंगर को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करो, सही है। तो जो थंब है वो आपको नजर आएगा कि थंब की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, पेपर से बाहर आ रही होगी एक तरफ, थंब की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ हो, तो वो एक ही डायरेक्शन को समझा रहा हो। लाइबा आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल की आपको पता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? उस तरह अपने फिंगर अरेंज कर सकते हो? ठीक है, अपने फिंगर्स को फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से आप अरेंज करो। आपका थंब जो है वो फोर्स बताएगा, आपकी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, और आपकी सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब अपनी फर्स्ट फिंगर को नॉर्थ से साउथ की जो डायरेक्शन है जिसमें बी का एरो बना हुआ है, अपनी फर्स्ट फिंगर को उस डायरेक्शन में अरेंज करो, नॉर्थ से साउथ। तो आपने नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट कर दिया। अब आपका करंट जो है वो बाहर आ रहा है, तो आपकी सेकंड फिंगर आपकी तरफ पॉइंट होनी चाहिए। करंट बाहर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है करंट, तो आपकी सेकंड फिंगर आपकी तरफ पॉइंट होनी चाहिए, शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। फर्स्ट फिंगर नॉर्थ से साउथ होनी चाहिए, सेकंड फिंगर शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। तो जो आपका थंब होगा वो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, वो रूफ की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, यकीन कर रहा है नहीं कर रहा? ठीक है, चलो। तो अगर आपका थंब अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब इस वायर पे जो फोर्स लग रही होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन बताता है।
तो यहाँ पे हमें थंब के थ्रू पता चल गया कि जिस वायर पे फोर्स है वो अपवर्ड है, यानी वो एक ही डायरेक्शन। चलो, ट्वेल्थ 12 में आपसे बोला जाता है कि द डायग्राम शोज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज इनटू द पेज। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो पेज के अंदर है। In which direction are the electrons deflected? Electrons कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे? तो हम दोबारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। ठीक है मुर्तजा, मैं बता देता हूँ। हम दोबारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। इस वक्त हमारी फर्स्ट फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो उसको हम टुवर्ड्स आवर लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पॉइंट करते हैं। अगर कंप्यूटर में बैठे हुए तो टुवर्ड्स द कंप्यूटर स्क्रीन पॉइंट कर दो, लैपटॉप पे बैठे हो तो लैपटॉप की तरफ पॉइंट करता हो, मोबाइल लेके बैठे हो तो मोबाइल की तरफ अपनी फर्स्ट फिंगर पॉइंट करो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज जा रही है। सही। अच्छा, अब अगर आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड यानी अपनी फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स द पेज पॉइंट कर रहे होंगे, तो आपकी सेकंड फिंगर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में अरेंज हुई है। ऐसा है, अगर आप अपनी फर्स्ट फिंगर पेज की तरफ पॉइंट किए हुए हैं या कंप्यूटर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो आपकी सेकंड फिंगर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है उसी तरफ पॉइंट हुई है। ऐसा है कि ऐसा ही हुआ है आपके हाथ के साथ? ठीक है। अब देखो, हमने ये आपको पढ़ाया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के उल्टा होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के उलट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट पे जा रहे हैं तो करंट जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा, और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट जा रहे होते तो करंट राइट की तरफ जा रहा होता। अभी आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टुवर्ड्स द पेपर है और इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं राइट, करंट तो उसके ऑपोजिट होगा। अभी ऑल्दो आपकी सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, आपको अपना हाथ रोटेट करना पड़ेगा। तो ये आपको अपना हाथ ऐसे रोटेट करना पड़ेगा कि आपकी सेकंड फिंगर इलेक्ट्रॉन्स के उल्टी डायरेक्शन में पॉइंट करने लगे। अपनी कलाई घुमाएंगे आप, you're going to rotate your wrist so that your second finger is now pointing in the direction opposite to that of electron. तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि जो थंब था पहले वो ऊपर रूफ की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, जब आपकी सेकंड फिंगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में। जब आप अपनी कलाई को रोटेट करेंगे, अपनी सेकंड फिंगर को इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट पॉइंट करेंगे, तो आपका थंब नीचे की तरफ पॉइंट करने लग जाए, वो टुवर्ड द फ्लोर पॉइंट कर रहा हो। ऐसा हुआ है? बिल्कुल। तो जब आपने ये चीज की, आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द स्क्रीन पॉइंट हुई है, फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स द स्क्रीन आपने पॉइंट की हुई है, सेकंड फिंगर को आपने रोटेट किया, मतलब रिस्ट अपनी रोटेट की के सेकंड फिंगर जो है करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है। तो जो थंब होगा वो अब जमीन की तरफ पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, जो ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज। आंसर सी होगा। लाइबा, मलिहा, ये हुआ आपसे सॉल्व? जैनब? ठीक है, ब्रिलियंट, अच्छी बात है।
गुड गुड, आगे बढ़ते हैं। फोर्टीन कर सकते हो, एक दफा ट्राई करके देखो। हाँ भाई, अरे क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ आ रही है ना। हाथ को थोड़ा सा घुमा लो, या अगर हाथ नहीं घूम सकता तो लैपटॉप को रोटेट कर लो या एक मोबाइल फोन को रोटेट कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ से साउथ पॉइंट कर दो। ठीक है, मतलब जो डी की डायरेक्शन है, डी की डायरेक्शन असल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जो थंब होगा वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, वो ए की तरफ पॉइंट करना चाहिए। करंट है दैट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपने फर्स्ट फिंगर को डी की तरफ पॉइंट कर दिया, सेकंड फिंगर नीचे की तरफ फ्लोर की तरफ पॉइंट होनी चाहिए, तो जो थंब है वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। मतलब इट शुड हैव बीन पॉइंटिंग समवेयर लाइक टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ पॉइंट कर रहा होता, थंब ऐसे होना चाहिए। इसका मतलब जो फोर्स लग रही होगी वो बाहर की तरफ लग रही होगी ना। खैर, तो भाई 28, 28 ये कहता है कि टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, सही है, three plotting compasses are placed in the position shown. The current in both wires are reversed. दोनों वायर के अंदर जो करंट है उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, ऊपर वाले कॉइल, ऊपर पहले वाले वायर में करंट ऊपर जा रहा था, नीचे जाने लग जाएगा। नीचे वाले दूसरे वाले वायर में करंट नीचे जा रहा था, तो अब ऊपर जाने लग जाएगा। बोलते थे करंट्स इन बोथ द वायर इज रिवर्स, हाउ मेनी कंपास नीडल चेंज डायरेक्शन, कितने कंपासेस की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी।
ठीक है ठीक है। देखो अगर मैं अभी देखो मिसाल देता हूँ इसकी समझाने के लिए। अभी करंट अगर ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है ना तो मैग्नेटिक फील्ड यूं बन रही होगी, सही। तो यहाँ वाला जो कंपास है वो नीचे पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ वाला कंपास ऊपर पॉइंट कर रहा होगा। जैसे ही मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करूंगा, तो ये मैं करंट की डायरेक्शन को नीचे कर दूंगा, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगी, उल्टी चलेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो यह वाला नीडल ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, ये वाली नीडल नीचे आ जाएगी, और इसी तरह बराबर वाले के साथ भी होगा। तो तीनों नीडल्स अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगी ना, क्योंकि आप दोनों वायर से करंट को वैरी करवा रहे हो। दो को तो मैंने वैसे ही दिखा दिया, अब तीसरा वाला कंपास जो है वो दूसरे वाले करंट के वायर की वजह से चेंज कर लेगा अपनी डायरेक्शन को। चलो ये आपका हो गया। 34, ये भी आसान से सवाल है, सिर्फ देखने में मुश्किल है, वरना तो है नहीं है सवाल मुश्किल। अच्छा भाई मुर्तजा, आपका जवाब तो आ गया, बाकी हजरात भी जवाब दे दें जल्दी से जरा। हमने कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया है, तो पूछ रहे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ बढ़ेगी। देखो अगर आप कॉइल के अंदर करंट को इंक्रीज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड तो जो कॉइल प्रोड्यूस कर रहा है हर जगह इंक्रीज होनी चाहिए ना, खाली एम पे क्यों होगी। कॉइल में करंट अगर बढ़ गया तो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो वो हर जगह इंक्रीज हो रही होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो वो के पे भी होगी, वो एल पे भी होगी, और वो एम पे भी होगी। इट विल इंक्रीज ऑल द पॉइंट्स। थोड़ी थोड़ी बढ़े लेकिन हर जगह इंक्रीमेंट आएगा ना, ऐसा तो नहीं कि खाली एम पे आएगा बाकी जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो हर जगह पे इंक्रीज हो जाएगी। अब जरा थ्योरी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। थ्योरी के क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल ये कहता है, फिगर 7.1 shows a straight wire between the poles of a magnet. The wire carries a current into the page. State the direction of the magnetic field between the poles of the magnet. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने ड्रॉ करनी है भाई यहाँ पे। ठीक है भाई, नॉर्थ से साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, आपने ड्रॉ कर दी भाई यहाँ पे। अब वो पूछ रहे हैं फिगर 7.1, ड्रॉ एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो जरा लगाओ फिल्मिंग का लेफ्ट हैंड रूल और मुझे बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। यस मुर्तजा, करेक्ट आंसर। नहीं नहीं मुजम्मिल, देखो ना एफबीआई अप्लाई करो, करंट इनटू द पेपर है, इनटू द पेज है करंट। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो फर्स्ट फिंगर नॉर्थ से साउथ पॉइंट कर दो, सेकंड फिंगर पेपर के अंदर या लैपटॉप की तरफ या मोबाइल की तरफ होनी चाहिए। तो जो थंब है वो बताएगा तुम्हें डायरेक्शन।
बिल्कुल, तो आपके पास जो फोर्स लग रही होगी वो नीचे की तरफ लग रही होगी. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो बोलते हैं फिगर 2.7.2 shows two wires. स्टेट द डायरेक्शन, तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. फिर बोलते हैं फिगर 7.2 shows two wires, each wire carries a current into the page. On figure 7.2 draw the magnetic field due to the current in the wires. मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करनी है आप. भाई अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना चाहते हैं तो मैं एक तो यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करते हुए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो पहले निकाल लोगे ना. तो थंब पॉइंटिंग इनवर्ड्स, क्योंकि करंट अंदर की तरफ जा रहा है. तो एक तो मैं बेसिक ऐसी बना दूंगा, लेकिन बाकी लाजमी सी बात है कि ये फील्ड लाइंस मर्ज हो जाएंगी. सही है, ये फील्ड लाइंस मर्ज हो जाएंगी आपके पास, तो ये ऐसी बन रही होगी. नहीं, एक ये आ गया इसी तरह से एक और ऐसी बन जाएगी आपको. ठीक है, दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड वुड लुक लाइक. कोई इशू इसमें? थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, लाइक अ पीनट, लेकिन खैर. अब बोलते देयर इज अ फोर्स ऑन ईच वायर ड्यू टू द करंट इन द वायर्स. ऑन फिगर 7.2 ड्रॉ एन एरो ऑन ईच वायर टू शो दीस फोर्सेस. अब देखो ये अलाइक करंट्स हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो जो फोर्स होगी वो इनकी एक दूसरे की तरफ होगी. The force will be towards one another. Attraction है ना, so the force gonna be acting towards one another. एक ये सवाल भी देख लेते हैं. बोलते हैं फिगर 7.1 shows the compass. The compass needle is a small magnet free to rotate. The head of the arrow of the compass is the north pole. उन्होंने compass needle के head के बारे में भी बता दिया कि north pole होता है. आदमी जो बात है फिर साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता होगा. A bar magnet is placed between two compasses. On figure 7.2, draw needles inside the two compasses and mark the north pole of both compass needles. अब लाजिमी बात है, उन्होंने बोला भाई एरो हेड जो है वो नॉर्थ बताता है. ठीक है भाई, अगर एरो हेड नॉर्थ बताता है तो वो दोनों जो हैं वो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे, और ये जो है ये कंपास की नीडल का नॉर्थ होगा. हेड है वो नॉर्थ होता है. फिर वो बोलते हैं ऑन फिगर 7.3 द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिले इज शोन ओवर हियर. रिले का स्ट्रक्चर दिखाया गया. एक्सप्लेन हाउ क्लोजिंग द स्विच कॉजेज द कॉन्टैक्ट्स टू क्लोज. चलो, स्विच क्लोज करने से ये वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये कैसे क्लोज होंगे. अगर मैं ये स्विच क्लोज करूं
तो उससे ये कांटेक्ट कैसे क्लोज हो? इसका जवाब थियोरेटिकली मुझे लिख के भेजो चैट के, और ये सब आप सब भेजोगे। इतना डायरेक्ट नहीं मुर्तुजा, थोड़ा बहुत तो बताओ। ये तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट जवाब दे दिया। नहीं, देखो इसका जवाब ऐसे बनेगा। आप ये बोलोगे द coil produces a magnetic field which attracts and rotates the soft iron. The soft iron hence makes the contact close. इस तरह से बताओ थोड़ा सा, सॉफ्ट आयरन को रेफर करते हुए कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है या जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सॉफ्ट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, रोटेट करेगा। रोटेशन की वजह से जो कॉन्टैक्ट्स है वो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि वो जो रॉड आ रही है ना, ये वाली रॉड, ये रॉड जो है ये जब घूमेगी ये ऊपर जाएगी तो ये इन कॉन्टैक्ट्स को जोड़ देगी। ठीक है ना? अब वो बोलते हैं फिगर 7.14 is a circuit that includes a relay. When light shines on the light dependent resistor, the relay contacts C closes. ठीक है भाई, जब एलडीआर पे लाइट शाइन होती है तो जो कॉन्टैक्ट सी है वो क्लोज हो जाता है। सही है। What happens to the resistance of the LDR when light shines on it? जब लाइट पड़ती है तो एलडीआर की रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है? उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है या कम हो जाती है? बिल्कुल, the resistance decreases. शाबाश। वो बोलते हैं the circuit for the lamp as shown in figure 7.4 is not complete. On figure 7.4 draw the connections to the lamp, the contact C and the battery that causes the lamp to switch on. अच्छा भाई, आपको लैंप और इसका कॉन्टैक्ट वगैरह बना के दिखाना है, बना देते हैं भाई।
ये बनेगा आपका लैम्प को जलाने के लिए बैटरी, कॉन्टैक्ट्स और ये सर्किट। कि जैसे ये सी क्लोज होगा आपका लैम्प का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, लैम्प जलना शुरू हो जाएगा आपके पास। नहीं, वी डो नॉट यूज एलडीआर इन सोलर पैनल्स। एलडीआर का पर्पस कुछ और होता है। वो सेंसर होता है, लाइट सेंसर होता है जो अपने रेजिस्टेंस को लाइट की इंटेंसिटी से वेरी करता है। सोलर पैनल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करता है। अब ये बोलता है, अच्छा ये तो बल्कि हो ही गया सवाल हमारा पूरा ना, ये भी हमने पढ़ लिया था। ये करता है, बोलते हैं figure 6.1 shows a coil of wire connected by flexible leads to a switch and a battery. The coil is placed between the poles of a permanent magnet and is free to turn about its axis. When the switch is closed, forces due to the current act on the sides of the coil starts to turn. ठीक है भाई, फोर्स लगेगी, कॉइल घूमना शुरू हो जाएगा, वो कह रहे हैं। On figure 6.1, draw arrows to show the direction of forces. पे आप एरो बनाएंगे फोर्सेस की डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो देखिए भाई, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ बना के दिखाया हुआ है, तो ये करंट आ रहा होगा, इस तरह जाएगा यहाँ से बाहर, होता हुआ वापस बैटरी के अंदर। इस तरह से आपका करंट जो है वो कॉइल के अंदर रोटेट कर रहा हो। अब मामला ये है कि आपसे पूछा गया भाई फोर्स बताइए, फोर्स कहाँ लगेगी। तो मुझे पता है जो नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल के साथ जो एंड है कॉइल का, उस पर फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर या नीचे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। हाथ घुमाने में ज्यादा मसला होगा तो लैपटॉप या मोबाइल फोन को रोटेट कर लेना, ताकि तुम्हें ज्यादा अपना हाथ ना घुमाना पड़े। फर्स्ट फिंगर आपकी नॉर्थ से साउथ जाएगी, सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन में होगी, अब बताएगा फोर्स। यस एग्जैक्टली, फोर्स ऊपर लगेगी, बेहतरीन। On north side you'll have the force acting in the upward direction, and on the south you'll have the force acting in the downward direction. क्योंकि करंट ऑपोजिट है ना, तो यहाँ फोर्स ऊपर लग रही होगी और यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ लगी। शाबाश। अब वो बोलते हैं the coil stops when it is vertical. Explain why the turning effect of the force is zero at this position. तो कह रहा है कॉइल रुक जाता है जब वो वर्टिकल होता है। अच्छा, इसमें देखो आपको कहीं स्प्लिटरिंग नजर नहीं आ रहे हो, मैकेनिज्म तो है लेकिन स्प्लिटरिंग नाम की कोई चीज नहीं है। तो बोल रहे हैं भाई द कॉइल स्टॉप्स व्हेन इट इज वर्टिकल। एक्सप्लेन व्हाई टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज जीरो एट दिस पोजीशन। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, देखो मैंने बताया था टॉर्क को बोला जाता है, जो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो टॉर्क है ये टर्निंग इफेक्ट कहलाता है। वो अलग उस आगे की चीज है। अभी तो वो बोल रहा है टर्निंग इफेक्ट तो जीरो हो जाता है। तो देखो टर्निंग इफेक्ट जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। मैंने उस दिन भी क्लास में बात समझाई थी कि अगर आपका कॉइल इस तरह से हॉरिजॉन्टल है
तो ये फोर्स ऊपर लग रही है, ये फोर्स नीचे लग रही है मिसाल के तौर पे, तो इतना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल रहा होता है पिवट से। लेकिन जब ये कॉइल रोटेट कर जाता है, एक एंड पे फोर्स ऊपर और एक एंड पे फोर्स नीचे, इस बार जो आपके पास टर्निंग इफेक्ट आता है वो कम। सही, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया। बिल्कुल जब वर्टिकल हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बचेगा ही नहीं, तो फिर लाजमी सी बात है कि आपके पास जो टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो? 90 डिग्री वाला, ऐसा डिस्टेंस जो फोर्स से 90 डिग्री पे हो, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पिवट। अब वो बोलते हैं इन ऑर्डर फॉर द कॉइल टू रोटेट अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज कनेक्टेड बिटवीन द बैटरी एंड द कॉइल। Explain how split ring commutator enables the coil to rotate continuously. Include a diagram in your answer. स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर किस तरह से आपको कॉइल को कंटिन्यूस रोटेशन जो है वो प्रोवाइड करता रहता है। तो अगर आपको याद हो तो भाई आपके स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स हुआ करते थे, ये बैटरी होती थी, वो सॉरी ये कॉइल होता था और ये बैटरी, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ। तो ये मैंने बड़ी रफ सी बनाई है, आप इसको थोड़ा तमीज से बना सकते हो। इसका जवाब ऐसे दोगे कि भाई दी स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स flip the direction of current in the coil when it crosses the vertical position. This way, the force on the ends of coil is also flip. See, coil के एंड पे जो फोर्स लग रही होती है वो भी फ्लिप हो जाती है आपकी, जिसकी वजह से आपका कॉइल जो है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता है। और ये हमने लास्ट टाइम क्लास में देखा भी था कि भाई ए बी पे अगर फोर्स ऊपर लग रही है और सी डी पे फोर्स नीचे लग रही होती थी, तो जैसे ही 90 डिग्री क्रॉस होता था तो अब ए बी पे फोर्स नीचे लगना शुरू हो जाती, ताकि वो रोटेशन कर सके ना। जैसे अगर अभी ये ए बी है और ये सी डी है, ए बी पे फोर्स ऊपर है, सी डी पे फोर्स नीचे, जब ये रोटेशन हो जाएगी अब लाजमी सी बात है कि भाई यहाँ पे ए बी इधर होगा और सी डी इधर होगा। अब पहले ए बी पे फोर्स ऊपर लग रही थी, तो अब ए बी पे फोर्स नीचे आ जाएगी और सी डी पे फोर्स ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये इसीलिए किया गया ताकि आपके पास जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन फ्लिप हो सके और आपका कॉइल सेम डायरेक्शन के अंदर रोटेशन। ठीक है भाई, ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से शुरुआत करें। अब इसके पास की प्रैक्टिस कर लेना, अगला टेस्ट जो है मैं हो सकता बकरीद से पहले ले लूंगा। फिर अभी फ्राइडे आएगा, कमिंग फ्राइडे, तारीख क्या पड़ रही है हमारी,
31 पड़ रहे, चांद रात होगी। नहीं, चांद रात को तो नहीं, खैर वेंसडे को ले लेते हैं, थोड़ा रैम। चलो बकरीद के बाद ले लेंगे, बकरीद एंजॉय कर लो, बकरीद के बाद तुम्हारा टेस्ट हो जाए। वैसे कोशिश होती है टेस्ट जो है ना बकरीद से पहले हो जाए, तो मसले मसाइल हैं वो निकल जाए, फिर सुकून से बंदा बकरीद एंजॉय करता है ना, खाना पीना दावतें शावतें, टिक्के बोटियाँ बनाओगे तुम लोग बैठ के, सीखे वीखे बनाओगे। लड़कों का तो यही काम होता है, दे बारबेक्यू, पता नहीं ऐसा लगता है जिंदगी भर का कुछ एक हफ्ते के अंदर खा लेना है। आज इस दोस्त के यहाँ, आज उस दोस्त के यहाँ, यही चल रहा होता है।